Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 15th of current affairs. आज की वीडियो शुरू करते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 थी, चुनावी बॉन्ड योजना 2018, इसको क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ में कौन कौन थे? DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, देखिए, जो ये बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड योजना थी, इसमें क्या है, जो सरकार नहीं, मतलब पार्टियां हैं जितनी भी, कोई सी भी पार्टी हो, BJP, कांग्रेस, JDU, बसपा, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, उनको क्या है, एक कोई फंडिंग देना चाह रहा हो, एक बॉन्ड के रूप में भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से था। और उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्डों के जारीकर्ता बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक को भी 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए बॉन्डों का विवरण ECI के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। ठीक है, अब उसमें खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है? कि भारतीय जनता पार्टी को 6060.51 करोड़ का चंदा मिला। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो ये ममता बनर्जी वाली पार्टी है, इसको 1609.53 करोड़। INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, सिंपली कांग्रेस ही बोलते हैं, 1421.85 करोड़। BRS को 1214.61 और BJD को 775.50 करोड़। तो ये चंदा प्राप्त करने वाली पार्टियां हैं। ये आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा किसने दिया चंदा? ये नाम लिखे गए हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये आप देख लेना है। ठीक है, चुनावी बॉन्ड है क्या? देखिए, इसमें एक प्रोमिसरी नोट जारी किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता था। इसमें नाम नहीं लिखा जाता था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस पे 1000 रुपये, 1 लाख रुपए लिख दिया, तो इस तरह से होता था। ठीक, 1 लाख। तो ये चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक है। और फिर ये क्या है, भारत में निगमित या स्थापित किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा भी ये बॉन्ड खरीदे जाए। इसकी वैल्यू 1000 रुपये से लेकर कितनी? 1 करोड़ रुपए तक। ठीक है, 15 दिन की अवधि तक ये वैलिड होते थे। और इसका भुगतान कौन करता था? अगर भुनाया नहीं गया तो ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जमा कर दिया जाता था। इस चुनावी बॉन्ड योजना के तहत SBI को क्या है, भुनाने के लिए अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो अब इसको जो चुनावी बॉन्ड है, इसको क्या है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत रत्न 2024 के पुरस्कार। ये 1954 से शुरू हुआ था भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है जी, 1954 से शुरुआत की गई थी। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 48 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। तो 4 हस्तियों को मिला है। कौन कौन? पहले डिक्लेरेशन हुई थी 30 मार्च को 4 हस्तियों की। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राय, MS स्वामीनाथन। 31 मार्च को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया। तो 5 हो गए ना टोटल, 4 ये और एक 5वें अटल बिहारी, सॉरी
लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, नाम थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। अटल जी की याद आ रही है क्योंकि अटल जी भी एक अच्छे नेता थे, ठीक है। श्री आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव को उनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह जी का उनके पुत्र जैन चौधरी ने। एमएस स्वामीनाथन की तरफ से डॉक्टर नित्या राव जो उनकी सुपुत्री हैं, और कर्पूरी ठाकुर की तरफ से उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया। एक एक कर देख लेते हैं इन हस्तियों को। कर्पूरी ठाकुर एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। ये जननायक के नाम से लोकप्रिय थे। जननायक नाम याद रखना, पीपल्स हीरो। इन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बिहार में जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण लागू करने के लिए इन्हें याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने ही 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर ही राज्य में सर्वप्रथम पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया था, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर बिहार में स्थित है, और इनके नाम पर ही जननायक एक्सप्रेस नामक ट्रेन का संचालन दरभंगा जंक्शन एवं अमृतसर जंक्शन के मध्य होता है। तो ये कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव। ये 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद इनके नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की नीति अपनाई और काफ़ी रिफॉर्म किए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की शुरुआत की। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में इन्हें संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे 1979 से 1980 तक। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय लोकदल की स्थापना की और लैंड रिफॉर्म के मुख्य वास्तुकार थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो इनको भी भारत रत्न दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक भारत में अगर किसी को बोला जाता है तो कौन है? एमएस स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एक सवाल आपके लिए है, ये तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया है। अगर हम आपसे पूछें, चलो आपको बता ही देते हैं, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोला जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नाम याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। और वाइट क्रांति के वर्जिस कुरियन, ठीक है, वाइट क्रांति जो दुग्ध से रिलेटेड, मतलब सफ़ेद चीज़ों से, अंडे, दूध, तो इसको ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड भी है। वर्जिस कुरियन वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। अगर दुनिया में देखा जाए तो 6 जीवित प्रजातियां हैं डॉल्फिन की। एक अमेजोन डॉल्फिन है, एक सिंधु नदी डॉल्फिन, एक गंगा नदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगते फिनलेस पोर्पाइज डॉल्फिन शामिल है। 7वीं नदी डॉल्फिन जिसको बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है, ये 2006 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो कितनी बची हैं? 6। अमेजोन, सिंधु नदी, गंगा नदी, इरावदी, तुकुजी, यांगते, ठीक है।
तो 2024 4 मई को नीतीश कुमार ने नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। यह पटना में है, ध्यान रखना है, कहाँ है? पटना में। तो ये भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का सीधा सा लक्ष्य है कि डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए, अब कितनी भी लाइन लिखो आपसे फैक्ट पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे डॉल्फिनों को क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, कौन सी सामग्री देंगे खाने को। 6 डॉल्फिन की प्रजाति याद रखनी है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक डिक्लेरेशन। 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030, तो इस पर साइन करने वाले बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेपाल ने भी साइन किए हैं, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यही है कि समुद्र से इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लैंडलॉक्ड है, तो फिर भी इन्होंने हस्ताक्षर किए। नेशनल डॉल्फिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। देवभूमि द्वारका, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में ये एक जिला है। कौन सा जिला है? यहाँ पर देवभूमि द्वारका। देखिए, जो ये बैट द्वारकाधीश मंदिर है, इससे रिलेटेड है। सुदर्शन सेतु का यहाँ उद्घाटन किया गया है। अब थोड़ा इसको आप पढ़ लेना है। 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारका गुजरात और रामेश्वरम तमिलनाडु में। देवभूमि द्वारका में स्थित बैट द्वारका एक छोटा द्वीप है। ठीक है, यहाँ नौकाओं से ही पहुंचा जाता है, जो बैट द्वारका और ओखा के नौका टर्मिनलों के बीच में है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बैट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। ठीक है, लंबाई देखनी है 2.32 किलोमीटर। इस केबल स्टेड ब्रिज है, 4 लेन का है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेन इम्पोर्टेंट है जगह का नाम याद रखना है। सुदर्शन सेतु कहाँ है? गुजरात। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMSY कार्यान्वयन किया जा रहा है किसके द्वारा? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। यह सबसे बड़ा निवेश अब तक का होने वाला मत्स्य पालन क्षेत्र में। ब्लू रिवॉल्यूशन आ गया, किससे रिलेटेड है? मछलियों से। ठीक है, मत्स्य पालन से, नीली क्रांति। ठीक है, ये 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। और 8 फरवरी 2024 को PMMKSSY को मंजूरी प्राप्त हुई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह एक उपयोजना है, सब स्कीम है, किसके अंडर में? PMMSY के अंडर में। ठीक है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता चालू स्टार्ट हो गई है, UCC। ठीक है, इसको पारित कर दिया गया है। ये आर्टिकल पूछा जाएगा, कौन सा? आर्टिकल 44। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? अनुच्छेद 44 से। ठीक है, आर्टिकल 44 तो पारित किया गया 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा। द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 शीर्षक से विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम का उद्देश्य मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, इनको नियंत्रित और विनियमित करना है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पर है। ठीक जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 सह पठित
अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता के अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू, ध्यान से सुनना, एसटी लोगों पर ये लागू नहीं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 366 का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, डेट याद रखना है। पहले 5 अगस्त 2020 को आधारशिला रखी गई, 22 जनवरी 2024 को, ठीक है, यहाँ पर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हुई। कौन कौन थे उस टाइम? आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के जो हेड हैं, एंड महंत नृत्य गोपाल दास उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान बनने से पूर्व 11 दिनों के विशेष यम नियम का कठोरता से पालन किया था। 11 दिनों के दौरान उन्होंने श्री कालाराम मंदिर, पंचवटी धाम, पवित्र त्रिपायर श्री राधा स्वामी मंदिर केरल, वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम, श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम, गुरुवायूर मंदिर, ठीक है, आदि यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या है, ये यम नियम का पालन किया था। श्री रामलला की प्रतिमा, अब देखिए सवाल आएगा कि इसके वास्तुकार कौन थे, इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रतिमा का जो निर्माण है कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब पूर्व पुराने कृष्णशिला पत्थर, काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया। 200 किलो वजन था मूर्ति का, 4.24 फीट। 5 वर्ष की आयु के श्री रामलला को खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है, ठीक है जी। और 10 दोनों तरफ 10 अवतार दिखाए गए हैं, और ठीक है, वास्तुकार इसके अरुण योगीराज हैं, ये ध्यान रखना है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर विशेषताएं, ये थोड़ा आप देख लेना है, कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, कितने चौड़े हैं, 3 मंजिला है, ठीक है, मंदिर, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। और देख लेते हैं, विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि भी इसमें बजी थी। अब ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश का पखावज बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक का वीणा, पंजाब का अलगोजा, महाराष्ट्र का सुंदरी, उड़ीसा का मृदुल, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, आसाम का नगाड़ा काली, छत्तीसगढ़ तंबूरा, दिल्ली शहनाई, राजस्थान का रावण हत्ता, पश्चिम बंगाल का श्रीखोल सरोद, तमिलनाडु नागसवरम तविल और मृगदम, आंध्र प्रदेश का घटम, झारखंड का सितार, गुजरात का संतार, बिहार का पखावज, उत्तराखंड का हुड़का। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु। अब ये कहाँ? मुंबई में, ध्यान से देखना है। कहाँ पर है? दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर नहावा सेवा नवी मुंबई के चिरले गांव में समाप्त होता है। ध्यान से बस ये सुनना है आपको कि कहाँ है, मुंबई में है। और भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्र सेतु, भारत का सबसे बड़ा है, ये देखना सबसे लंबा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ठीक है। 2023 में राष्ट्रीय स्तर 1 लाख से जिनकी जनसंख्या ज़्यादा, 7वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। फर्स्ट रैंक इंदौर और सूरत को मिली संयुक्त रूप से, 3rd रैंक मिली नवी मुंबई को। ये ध्यान देने वाली बात है, इस बार टॉप पर रहे इंदौर और सूरत, ठीक है। अगर राज्य की बात करें कि राज्यों में कौन रहा, तो भाई साहब राज्यों में रहा कौन सा? अगर एक देख पहले ये देखना, 1 लाख वाली जनसंख्या में तो इंदौर सूरत रहे। यहाँ पर 1 लाख से कम जनसंख्या में सासवड़, पाटन और लोनावाला रहे। शीर्ष 5 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना रहे।
5 गंगानगर में वाराणसी टॉप, प्रयागराज सेकंड, बिजनौर थर्ड, तीनों यूपी के रहे। 4th 5th पर फिर हरिद्वार रहा उत्तराखंड, फिर कन्नौज, मतलब 4 यूपी के और एक चौथे पर हरिद्वार उत्तराखंड, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर। ठीक है। कैंटोनमेंट में महो कैंटोनमेंट को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश केवल एक शहर नोएडा को 14th स्थान मिला, बाकी सब पीछे रह गए। गाजियाबाद 38, अलीगढ़ 40, वाराणसी 41, लखनऊ 44, फिरोजाबाद 52, प्रयागराज 71। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। ठीक है। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, ये शीर्षक रहा। इस गीत के गायक कैलाश खेर हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी नेशनल न्यूज़ थे वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इंटरनेशनल न्यूज़ कराएंगे। तब तक ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।